नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। कल के वीडियो में हमने किया था राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हिंदी का सेक्शन किया था। आज हम उसी एग्ज़ाम का जो 2015 में मॉर्निंग शिफ्ट का 13 सितंबर 2015 की है, आज हम उसका जीएस का सेक्शन यानी कि जनरल स्टडी का सेक्शन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से यहाँ पर शुरू है। सेक्शन सेट डी है उस पेपर का। तो यहाँ पे 51 से लेकर 75 तक आपको जीएस के क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैं कल के वीडियो में भी एक चीज़ कह चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना वो आपकी प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उससे आपको पेपर किस तरह से सेट किया जाता है, किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आपको आइडिया लग जाता है और आपकी प्रैक्टिस फिर उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है द मिनिमम एज लिमिट फॉर बिकमिंग अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, यानी लोकसभा इलेक्शंस को लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स और 18 ईयर्स। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 ईयर्स। इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को अगर और इसमें जानकारी देखना चाहें तो आप राज्यसभा की भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए मिनिमम एज क्या होती है। तो वो होती है 30 ईयर्स। लोकसभा की 25 ईयर्स होती है और राज्यसभा की 30 ईयर्स होती है। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो और भी जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोस्ट होती हैं आप उनका भी अगर मिनिमम एज देख लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये उस पेपर का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए, करंट अफेयर 2015 में जो पेपर हुआ था उस समय की आई थी, तो वो इस समय तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उस फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था। सॉफ्ट बैंक और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। सॉफ्ट बैंक डैश एंड फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप हैव फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर एसबीजी क्लीनटेक which will invest around $20 billion over 10 years into green energy projects। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, भारतीय इंटरप्राइजेज, अदानी लिमिटेड, टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका सही ऑप्शन था ए, भारती एंटरप्राइजेज। इसमें कुछ डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53, ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ प्रोटीन नेम्ड, यानी ऑक्सीजन जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है वो किस प्रोटीन के थ्रू होती है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 54, विच कंट्री वन द कोपा अमेरिका 2015। कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप है जो होती है, और 2015 में क्योंकि अब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कोपा अमेरिका 2015 किसने जीता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर नंबर सी। लेकिन अब इस समय अगर आपको देखना है तो आप अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता। तो 2021 जो जीता है वो जीता है अर्जेंटीना ने। और किसको हरा के जीता है? ब्राज़ील को हरा के अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2015 की 2021 की फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 16 1946 वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द। ये पूछा है कि डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था 16 अगस्त 1946 को वो किसने कराया था। ए ऑप्शन है सिख लीग, बी हिंदू लीग, सी मुस्लिम लीग और डी क्रिश्चियन लीग। तो पहला तो देखिए आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि बाकी इस तरह की कोई लीग का नाम आपने शायद ना सुना हो, और जो सुना है वो है सही ऑप्शन सी है इसमें, मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग ने कराया था इस डायरेक्ट एक्शन डे को। इसके अलावा इसमें हुआ क्या था, इसमें हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे काफ़ी और बहुत बड़े लेवल पे नरसंहार हुआ था। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे कहलाता है, मुस्लिम लीग ने इसको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर है, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, यानी चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था। ये ऑप्शन है 5 मई 1922, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 और 13 मार्च 1922। एक चीज़ यहाँ पर बताने वाली है कि चौरी चौरा इंसिडेंट्स को लेके आपको जीके के अलग अलग वेबसाइट्स पे जाइए या बुक्स देखिए तो आपको अलग अलग डेट्स मिलती हैं। कहीं पे 5 फरवरी दिया हुआ है, कहीं पे 4 फरवरी दिया हुआ है। ऐसे केस में हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट डेटा को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो मैंने सर्च किया तो उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल साइट पे आपको जो डेट मिलेगी वो 4 फरवरी मिलेगी। लेकिन एग्ज़ाम्स में अगर ऑप्शन आते हैं और ऑप्शन आपके क्लोज होते हैं तो आपको परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट होता है वो ऑप्शन टिक करना चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 5 फरवरी 2022 हो जाए 1922 हो जाएगा। और चौरी चौरा से रिलेटेड आप अदर जानकारी को भी पढ़ लीजिए क्योंकि 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें से सबसे
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो इसमें इन 4 ऑप्शन में सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन बी फ्लोरीन जो है वो इसका सही आंसर है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो एटम्स जो है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इसमें और अगर आप जानकारी ढूंढना चाहें तो हो जाएगा फ्रेंसियम होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और एक सीजियम एक एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। देखिए ये करना क्या चाहिए कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उस एक क्वेश्चन को तो पढ़ के देखिए ही, उसके अलावा आप देख लीजिए कि उनसे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज और इन्हेंस होगी और आपको आने वाले एग्जाम में आसानी रहेगी अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चन किसी और तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट डज एनपीपी स्टैंड फॉर? सिंपली फुल फॉर्म पूछा गया है। एनपीपी का फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडियाज़ हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज़ रिपोर्टेड एट, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर रिपोर्टेड है? एक ऑप्शन ए है चंबा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नामची सिक्किम, ऑप्शन सी चूरू राजस्थान, और ऑप्शन डी है मैसिन राम मेघालय। देखिए मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और मेघालय का जो मैसिन राम है वो हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रिपोर्टेड एरिया है मैसिन राम। और अगर आप जानकारी चाहते हैं मैसिन राम के बारे में तो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इससे घुमा के, वो ये है कि आपने सुना होगा कि मेघालय में 3 फेमस हिल्स हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है मैसिन राम का कि जो मैसिन राम है जो जहाँ पे हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रिपोर्ट की जाती है वो किस फेमस हिल पे है? तो वो है आपका खासी हिल्स पे। जो जैंतिया गारो, खासी और जैंतिया हिल्स हैं उनमें से जो खासी हिल है वहाँ पर मैसिन राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, in the fourth week of June 2015 a pact on waste management was signed between 2 entrepreneurs and several civic bodies। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस समय इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर भी हमारे बीच में आया तो हम देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हु वॉज इलेक्टेड रिसेंटली एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ये भी उसी समय का क्वेश्चन है 2015 का कि उस समय इंटरनेशनल आईसीसी का प्रेसिडेंट कौन इसमें से सेलेक्टेड हुआ था? तो सही ऑप्शन जो है वो है बी ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इससे ये आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि क्रिकेट से भी या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर के आते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आता है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका मेन एम क्या था? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन एम क्या था? 4 ऑप्शन इनमें है, अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स यानी सॉल्ट टैक्स के खिलाफ था, अगेंस्ट अगस्त स्टेटमेंट के खिलाफ, अगेंस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, या रिएक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ विंस्टन चर्चिल। तो इनमें आपको पता होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन जो एम है वो अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। अब इससे रिलेटेड देखिए, अब मैंने जैसे बोला कि आप इस एक क्वेश्चन से कई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए, तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं कि दांडी मार्च की डेट क्या है? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी गुजरात का एक विलेज है वहाँ पे ये चला था। इसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सही ऑप्शन है बी, डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस क्या होता है? डेलिक्वेसेंस क्या होता है कि जो सब्सटेंस की जो एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, उसको डेलिक्वेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है? अब आप देखिए ऑप्शन को हम पढ़ते हैं एक एक करके। ए है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन विलेज टू विलेज। अब आप क्वेश्चन से ही देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब इंटरनेशनल का मतलब तो आप आसानी से समझ ही सकते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। अब क्या एक विलेज से दूसरे विलेज में मूवमेंट, इसका ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। चलिए पहले बाकी ऑप्शन नीचे से पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन अ कंट्री, जब बात अंतर्राष्ट्रीय की हो रही है तो विद इन अ कंट्री क्यों होगा, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया,
यानी शहर से गांव की तरफ जाते हैं तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? बी, मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन या अमंग कंट्रीज, यानी एक से दूसरी कंट्री या उसके अन्य कंट्री आपस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने को कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कन्याकुमारी इज सिचुएटेड। पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है? पेनिनसुला क्या कहते हैं? पहले पेनिनसुला किसको कहते हैं समझ लीजिए। जहाँ पर तीनों तरफ जो है एक लैंड मास ऐसा जिसके तीनों तरफ वाटर बॉडी हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो सदर्न मोस्ट इंडिया का पॉइंट है यानी कन्याकुमारी है, वो उसकी लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें आप देखिए, इसमें ऑप्शन देने से पहले मैं कुछ बता दूं कि आप पहले ये देखिए कि कन्याकुमारी की लोकेशन आपको क्या पता है। तो कन्याकुमारी भारत का जो टिप है, सादर्न टिप है, वहाँ पर है। और आपको ये भी पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के मिड पॉइंट से होकर गुजरता है, गुजरात स्टेट से, गुजरात राजस्थान यहाँ से होते हुए गुजरता है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इक्वेटर होता है। अब आपको ये भी पता है कि इंडिया से इक्वेटर कहीं भी होके नहीं गुजरता। इक्वेटर कहाँ से गुजरता है? इंडिया के और साउथ की तरफ जाएंगे वहाँ से इक्वेटर गुजरता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। यानी इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ आप जब चलेंगे तो इंडिया शुरू होता है नीचे से, और वही सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपको लोकेशन का आइडिया है तो आप उससे भी इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। जैसे इंडिया का जो सदर्न टिप है वो है 8 डिग्री 4 रेडियन का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वहाँ पर है, और 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। यानी कि अगर आप 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो आपको इंडिया मिलेगा। उस हिसाब से भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र डाइड। यानी जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, जो 1857 की क्रांति के टाइम पे मुगल एम्परर रहे लास्ट, उनकी डेथ कहाँ पर हुई? देखिए, उनकी डेथ ये आपको पता होगा कि उनको जो है 1857 की क्रांति के बाद उनको रंगून भेज दिया गया था। रंगून में उनको नज़रबंद कर दिया गया था, तो वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। रंगून इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है उनमें से इन चार में से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? तो देखिए, आपको पहले ये पता हो कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है। जो भारत सरकार का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए होता है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भारत सरकार खर्चे करती है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। अब ऑप्शन को देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है इसके हिसाब से। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि समाज में और कम्युनिटी सर्विसेज में जो खर्चे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी जो है इकोनॉमिक रोल के लिए किए जा रहे हैं, तो ये भी सही ऑप्शन होगा। ग्रांट टू स्टेट्स, यानी स्टेट्स को जो ग्रांट दी जाती है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही, प्रोडक्शन में और रियल इनकम को बढ़ाने में उसका यूज़ किया जाता है। चौथा ऑप्शन जो आता है डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में डिफेंस एक्सपेंडिचर आता है, नॉन डेवलपमेंट में। इसमें नॉन डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्चा किया जाता है, डिफेंस पे जो खर्चा किया जाता है, वो सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। तो सही ऑप्शन डी हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द नेम गिवन, क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द अर्थक्वेक ड्यूरिंग नेपाल अर्थक्वेक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, व्हाट वाज द नेम गिवन टू रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग नेपाल अर्थक्वेक ट्रेजेडी। यानी नेपाल में जो अर्थक्वेक ट्रेजेडी हुई थी उसमें जो इंडिया का मिशन था उसका नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ कैबिनेट रैंक। ये पूछा गया इन चार ऑप्शन में से कैबिनेट रैंक किसकी है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, गवर्नर ऑफ आरबीआई और कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लीडर ऑफ अपोजिशन की जो है वो कैबिनेट रैंक होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। द रिफाइनरीज एट मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत आर सेटअप बाई। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मथुरा, डिगबोई और पानीपत की रिफाइनरी हैं वो किसके द्वारा सेटअप की गई हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट ऑफ मद्रास रिफाइनरीज एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 71।
विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 कमेटी के नाम दिया गया और पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट कराने में किस कमेटी का रोल है। स्वर्ण सिंह कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और राघवन कमेटी। देखिए बहुत फेमस है, जब भी आप किसी भी बुक से पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे और जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर पर आएंगे तो आपको पहले ही पन्ने पे जानकारी मिल जाएगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई। कई तरह से क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर एग्जाम में पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से थी या नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई तो कब ऐड करी गई, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई, तो वो मैंने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड करी गई। नया पार्ट इसके लिए ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, और नया आर्टिकल भी इसके लिए ऐड किया गया था, आर्टिकल 51A। इसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड की गई तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 2002 में, और उसके थ्रू एक और ड्यूटी ऐड करी गई, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में है और वो जो है ऐड करी गई। ये जो बाद में ऐड करी गई थी 11th ये थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ, और ऑप्शन है फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि पल्सेज यानी दालें जो हैं वो किसका अच्छा सोर्स है, फैट्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन्स का। देखिए दालों में क्या होता है, दालें जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी प्रोटीन्स इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। इट इज़ ईजियर टू रोल अ स्टोन अप अ स्लोपिंग रोड देन टू लिफ्ट इट वर्टिकली अपवर्ड्स बिकॉज। ये कह रहे हैं एक ढाल वाली रोड पर जो है उसको स्लोप, अगर स्लोपिंग रोड है तो उसमें स्टोन को रोल करके ले जाना आसान होता है बजाय उसको उठा के ले जाने के। तो इस किस कारण से ऐसा होता है। 4 ऑप्शन है। वर्क डन इन लिफ्टिंग द स्टोन इज़ इक्वल टू रोलिंग इट। अगर इक्वल होगा तो फिर आसानी कैसे हो सकती है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन है वर्क डन इन रोलिंग द स्टोन इज़ लेस देन इन लिफ्टिंग इट। ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। वर्क डन इन बोथ इज सेम बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ लेस इन रोलिंग। और ऑप्शन डी है वर्क डन इन रोलिंग द स्टोन इज़ मोर देन इन लिफ्टिंग। और जब ऑप्शन डी आप देखिए इसको आसानी से एलिमिनेट कर दीजिए, जब रोलिंग में ज़्यादा समय लगेगा तो आसान कैसे हो सकता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्क डन इन रोलिंग द स्टोन इज़ लेस देन इन लिफ्टिंग, यानी जो वर्क डन करा जा रहा है और स्टोन को रोल करके ले जाने में वो कम है, जिसकी वजह से वो आसान हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। व्हाट इज़ नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसको कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें। फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नेशनल फ्लैग है और प्रियम्बल है। अब देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं भी पता है तो आप पहले ये देखिए कि आप कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे आसानी से तो आप नेशनल फ्लैग को एलिमिनेट कर दीजिएगा। ऐसा कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि नेशनल फ्लैग को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया हो। इसके बाद 3 ऑप्शन बचते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। और इसमें जो बाकी बचे हुए ऑप्शन में जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्या होता है, इसमें प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, इसमें इक्वालिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, लिबर्टी, इन सब की बातें करी गई हैं। और इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरी तरह से कि प्रियम्बल का सोर्स क्या था। तो प्रियम्बल का सोर्स जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे वहाँ से इसको जो है इसके बनाने की प्रेरणा मिली थी। सो सही ऑप्शन है प्रियम्बल डी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो 25 क्वेश्चन का ये प्रीवियस ईयर का ये पेपर था, तो उसमें जीएस सेक्शन का 75 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। द शतपथ ब्राह्मण एंड तैत्रीय ब्राह्मण आर द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ। आपको पता होगा कि 4 वेद हैं और 4 वेदों में अलग अलग ब्राह्मण लिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किस वेद का हिस्सा है। 4 ऑप्शन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप सिंपली उस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसका सही जवाब लगा लीजिए, आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा तरीका और जो स्मार्ट तरीका ये होता है, आप ये देखिए कि वो तो क्वेश्चन आपने कर लिया, अच्छी बात है, उससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 75 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक तरीका आपने पढ़ लिया शतपथ ब्राह्मण, अच्छी बात है, हो गया यजुर्वेद। लेकिन आपका काम क्या है कि अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम निकालना है
तो आप ये देख लीजिए कि इस टॉपिक से और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑफिशियल साइट से स्क्रीनशॉट ले लिया है, जो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ऑफिशियल साइट है, कि और वेदों में जो ब्राह्मण हैं उनके क्या नाम हैं। तो देखिए, ऋग्वेद की बात करेंगे, ऋग्वेद में कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं। अब आप जब इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आप वहाँ पे फेल नहीं हो पाएंगे, आप अच्छे से ऑप्शन को लगा देंगे। तो यही तरीका होता है पढ़ने का। आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, ताकि किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से ऑप्शन को लगा सकें। तो ऋग्वेद में कौन से 2 ब्राह्मण हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण अभी जैसे पूछा, और उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद, तैत्रेय ब्राह्मण, मैत्रेयनी ब्राह्मण, कथाक ब्राह्मण और कथा कपिस्थला ब्राह्मण। ये सब आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, सामवेद है, सामवेद के कौथुमा ब्राह्मण और टांड्या ब्राह्मण है, सदाविंश ब्राह्मण, समाविधाना ब्राह्मण, आर्षिया ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ये है, और जैमिनिया आर्षीय ब्राह्मण है, सबसे ज़्यादा इसी में है, जैमिनिया उपनिषद ब्राह्मण है। तो देखिए, आप ये सबको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप, इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि आप ट्रेंड देखिए, क्वेश्चंस कुछ ही ऐसे टॉपिक को लेके बार बार पूछा जाता है। तो ब्राह्मण्स को लेके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ गिने चुने को पूछेंगे, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन एक बार नज़र मार लेने में कोई बुराई नहीं है। अथर्ववेद आता है, अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। तो ये इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो जब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा और उस टॉपिक से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, छोटा वीडियो है, इसको रिवाइज़ कर लीजिए क्वेश्चंस को, और जैसे मैंने बताया पढ़ने का तरीका, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में इतना ही।